नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं बलिया जिला के चिलकहर में शिक्षक नेता डॉक्टर कृष्णमोहन यादव के कार्यालय में पहुंचा हूं। और मैं इसलिए पहुंचा हूं कि अभी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में शिक्षक एमएलसी का चुनाव होने वाला है। जो शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी है, उनका चुनाव होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों पर जानने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, क्योंकि लगातार मैं देखता हूँ कि शिक्षकों की समस्या जो है उसको लेकर के एक्टिव रहते हैं, पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं। जो शिक्षक की समस्या होते हैं उसको कहीं ना कहीं निदान करने का काम भी करते हैं और करवाते हैं। इनका एक संगठन भी है विभिन्न शिक्षक महासभा का, उसके साथ जुड़ करके लोगों को इकट्ठा करके जोड़ करके जो भी शिक्षकों की समस्या होती है उसको दूर करने का काम करते हैं। कृष्णमोहन यादव जी हैं, 2020 में शिक्षक एमएलसी का चुनाव भी लड़े थे, निर्दल चुनाव लड़े थे। किसी पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला था तो निर्दल चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी से यहाँ से जो लाल बिहारी यादव हैं, उन्होंने बाजी मारा, उन्होंने चुनाव जीत लिया। और एक बार फिर से जब 26 का चुनाव है तो जानना यह है कि कृष्णमोहन यादव एक बार फिर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार भ्रमण इनका देखने को मिल रहा है। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपका आधुनिक भारत चैनल का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और चैनल के माध्यम से अपने सभी प्रदेश के शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ जी। व्हाट्सएप में ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोग शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाना काम है, बच्चों को अच्छे ओहदा पर पहुंचाना, ब्रिलियंट बनाना, ये चीज़ें होती हैं शिक्षक के जी में। लेकिन शिक्षक अगर चुनाव की तैयारी करने लगे, शिक्षक अगर चुनाव लड़ने लगे, तो इसका मकसद क्या है? शिक्षक चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? हमें ऐसा लग रहा है कि आपका सवाल वही जा रहा है कि शिक्षक का राजनीति से क्या संबंध है। हाँ, शिक्षक का काम विद्यालय में शिक्षा देना है। हाँ, देखिए, शिक्षा से किसी भी छात्र या विद्यार्थी को उसको जीवन में ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाता है, जबकि राजनीति के माध्यम से वह व्यक्ति अपने समाज का नेतृत्व करता है जी। आज आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में आज जहां दोहरी व्यवस्था कायम है, एक तरफ ऐसे विद्यालय जहां सरकार से अनुदान दिए जा रहे हैं शिक्षक साथियों को जी, उनके खाते में वेतन जा रहा है, दूसरी तरफ ऐसे विद्यालय हैं उसी माध्यमिक शिक्षा में जो वित्तहीन विद्यालय के नाम से जाने जा रहे हैं, वहां पर काम करने वाले शिक्षक वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सरकार मानदेय या वेतन नहीं दे पा रही है। तो जहां पर इस तरह की व्यवस्था हो वहां पर तो राजनीति तो करना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक जो है अपने समाज का नेतृत्व तभी कर सकता है जब वो राजनीति में सक्रिय होगा। और वैसे भी संविधान में शिक्षक को विधान परिषद में जाने का पहले से वो सीट आरक्षित की गई है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 8 सीटें आरक्षित की गई हैं कि वहां शिक्षक जाएंगे चुन करके समाज से, और वहां शिक्षा से ही जो है, शिक्षा के माध्यम से, देखिए, शिक्षा राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला हुआ करती है और शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता भी है। जिस देश की शिक्षा का स्तर निम्न हो जाता है वह देश कभी विकास की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए शिक्षक की भूमिका राजनीति में आवश्यक है और शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करते हुए भी राजनीति में सक्रिय रह करके वह अपने समाज के नेतृत्व करने का काम करता है और उसकी समस्याओं को निदान करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि शिक्षक को राजनीति में आना इसलिए जरूरी है कि शिक्षक में और विद्यालयों में क्या क्या चीज़ की जरूरत है, अपने शिक्षक समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनका अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक पद पाना बहुत जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछली बार जब चुनाव हुआ, या लगातार पहले से होता आ रहा है, जैसे आप कहें कि संविधान का ये नियम है कि 8 सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए, तो लगातार इस प्रकार के विधान परिषद के लोग चुन कर आते रहेंगे, हुए होंगे। पिछली बार भी देखा गया 2020 में आपके समाजवादी पार्टी से लाल बिहारी यादव चुनकर गए, तो उन्होंने जो दावा किया था, जो वादा किया था कि हम जीतेंगे, अगर आप लोग हम जिता दिए हम जीतेंगे, तो ये जो वादा है, ये जो शिक्षकों की जो दिक्कतें हैं, जो उनकी मांग है, उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। तो क्या वो पूरा कर दिए? ये तो हमारे शिक्षक साथी पूर्ण रूप से जो है इससे परिचित हुए हैं और बता भी रहे हैं। आज विद्यालय के जो भी प्रधानाचार्य हमसे मिल रहे हैं, आज हम 8 जिले के अभी दौरे पर गया था, जिसमें तमाम शिक्षक साथियों के द्वारा और विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रबंधकों से मिलने का जो ये अवसर प्राप्त हुआ, उससे जानकारी मिली या दिख भी रहा है कि यह पहली बार जो विधान परिषद में जाने का मौका मिला इनको,
और इन्होंने जो वादा किया शिक्षकों से उसको पूरा करने में पूरी तरह से 100% नाकाम रहे हैं। और पहले ये संगठन में जब काम करते थे अपने आप को प्रदेश का सबसे बड़ा नेता मानते थे शिक्षकों का, और उस समय जो है शिक्षकों को संगठित करके लड़ाई लड़ने का काम करते थे। उसके बाद जब एमएलसी बन गए, एमएलसी बनने के बाद शिक्षक साथियों की समस्याओं को हल कराने के लिए कभी भी प्रदेश के मंच पर प्रदेश के शिक्षक साथियों को उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए संघर्ष करने का काम नहीं किया। शिक्षकों की क्या क्या समस्या है और क्या क्या वादा किए थे लाल बिहारी जो नहीं पूरा कर पाया और जिसके लिए आप लोग लगातार मांग करते रहे हैं, ये कौन समस्या है? जैसे पहली समस्या ये है, वित्त विहीन शिक्षक जो है आज सरकार से मानदेय से पूर्णतः वंचित है। उनको किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। एक बार जो है संगठन के लगातार प्रयास करने से पहली बार पत्थर पर दूध जमा था। तत्कालीन सरकार ने ये 2016 में एक वितरण पॉलिसी 12 सितंबर 2016 को प्रोत्साहन मानदेय की एक वितरण पॉलिसी ले आई, जिसमें ट्रेजरी के माध्यम से शिक्षकों को पहली बार प्रोत्साहन मानदेय की व्यवस्था सरकार ने 200 करोड़ रुपए में किया था। और उसके बाद ये प्रोत्साहन मानदेय जो है उसी सरकार ने उसी समय, ये प्रदेश के नेता थे वर्तमान में जो एमएलसी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में नेता माने जाते थे, और उनके हस्ताक्षर से ही ये नियम बना दिया गया कि यह योजना जो है भविष्य में दृष्टांत नहीं मानी जाएगी। मैं सवाल करता हूं उनसे, आप वर्तमान में सदस्य हैं विधान परिषद में और आप तो विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, आखिर वो भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा, यह कब तक नहीं माना जाएगा? आज तक आपने मजबूती से विधान परिषद में प्रतिपक्ष नेता के रूप में वहां पर आवाज बुलंद करने का काम नहीं किया है, जिसको लेकर के आज शिक्षक मायूस हैं। जो ब्रेक लगाया गया उस सरकार में, और आप उस समय नेता माने जाते थे, आज जो है प्रतिपक्ष के नेता हैं और अपने विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठ करके और इस समस्या को हल कराने में नाकाम रहे हैं। ये पहली बार सबसे कमजोर शिक्षक एमएलसी सदन में जो पहुंच करके अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से शिक्षकों की समस्या को समाधान करने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, तो एक बार फिर से उनको उन्हीं को टिकट मिला समाजवादी पार्टी की ओर से, और फिर इसमें आप भी लगातार देख रहे हैं कि पूरे 8 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या फिर आप एक बार चुनाव लड़ने का कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, मैं खिलाफ की कोई बात नहीं करूंगा। शिक्षक को पूरा अधिकार होता है और शिक्षक जो है अपने आप स्वयं वहां पर पहुंचने के लिए अपने आप को कोई घोषित उम्मीदवार के रूप में नहीं मान सकता है, क्योंकि शिक्षक का एक संगठन है और हम लोग संगठन में हैं। संगठन के साथ शिक्षक संघर्ष में बने हुए हैं। ये शिक्षक को तय करना है कि हमारे लिए कौन सा उपयुक्त कैंडिडेट होगा। हम शिक्षक को मत दे सकते हैं तो शिक्षक वो है कि नहीं है। आप गैर शिक्षक का चुनाव करेंगे कि हम शिक्षक का चुनाव करेंगे, ये तो शिक्षक के ऊपर निर्णय करता है। आज जो वर्तमान में एमएलसी हैं वह स्वयं में शिक्षक नहीं है, न ही इस क्षेत्र के किसी 8 जनपद से आते हैं, वह स्वयं शिक्षक मतदाता के रूप में भी नहीं है। आज तो सवाल ये भी है कि भाई हमारे संविधान में जब शिक्षक को वहां जाने का अधिकार दिया गया है, तो पार्टियों को भी यह तय करना होगा कि जो हम कैंडिडेट दे रहे हैं शिक्षक के चुनाव के लिए वह पूर्णतः शिक्षक हो, कार्यरत शिक्षक हो, तभी वह हमारे शिक्षक समस्याओं को करीब से जान सकता है। और जो दूसरे क्षेत्र का हो वो हमारे 8 जनपद का ना हो, वो तो हमारे 8 जनपद में आ करके और हमारे शिक्षकों का आराम से जो है वो अपने नेता के रूप में अगर वो प्राप्त कर लेता है, तो ये तो धोखा है। ये तो शिक्षकों के साथ भी धोखा है, या शिक्षक स्वयं जो है धोखे का शिकार हो रहे हैं। शिक्षक को भी सोचना चाहिए कि जो साथी हम चुनाव कर रहे हैं वो हमारे क्षेत्र का हो और वो शिक्षक हो, तभी तो हम उससे सवाल कर सकते हैं, और वो संगठन से हो। देखिए, संगठन अपने शिक्षक समस्याओं के लिए लड़ने का काम करता है। संगठन का नारा होता है कि शिक्षक एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, और उसमें सभी शिक्षक और कर्मचारी एक भाव से समान रूप से एक रूपता के दृष्टिकोण से माने जाते हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। और आज संगठन अपने शिक्षक समस्याओं के लिए लड़ रहा है। निश्चित रूप से हम लोग संगठन के
उस निर्देश का पालन करेंगे और शिक्षक संघर्ष में बने रहेंगे। संगठन का जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को मिलेगी वो जिम्मेदारी तय करेंगे और शिक्षकों के बीच में जाएंगे। अभी तक मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कोई कंफर्म नहीं हुआ है? अभी तक मुझे इस संगठन से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आगे जो निर्णय लिया जाएगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। जो आपका संगठन है, संगठन का उपलब्धि क्या रही आज तक? संगठन पे कोई विश्वास क्यों करेगा और कब से बना संगठन आपका, और इस पे विश्वास कोई क्यों करे, और इस संगठन में कितने सदस्य हैं कि आपको एमएलसी बना सकेंगे? जो हमारी संगठन की उपलब्धि की बात आप कर रहे हैं, तो पहली बार हमारे वित्तविहीन शिक्षक महासभा के द्वारा जो है, जब हमारे शिक्षकों को वोट ऑफ राइट का भी निर्णय नहीं था या मत देने का अधिकार नहीं था, उस समय पहली बार आपको याद होगा 5 मार्च 2008 को माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के द्वारा ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से ये फैसला किया गया कि नहीं, वित्तविहीन शिक्षकों को भी वोट करने का अधिकार है, उनको मत देने का अधिकार है, उनको मतदाता बनाया जाए। इसके आधार पर पहली बार जब निर्णय 2008 में आया, 2008 के पहले हमारे शिक्षकों को मत देने का भी अधिकार नहीं था। आप महसूस करिए कि जो लोग जो है इस देश में किसी जाति, संप्रदाय या किसी अन्य वर्ग के आधार पर अगर उनको मतदाता से वंचित कर दिया जाए तो उनकी दशा क्या होगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो पहली बात तो हमारे संगठन ने लड़ करके हाई कोर्ट से इसको मत बनाने का अधिकार प्राप्त किया। दूसरी बार संगठन ने लड़ करके पहली बार हमारे शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन मानदेय की शुरुआत कराया। दूसरी उपलब्धि इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो विद्यालयों के लिए जो सरकार ने पहले नियम बनाए थे, जैसे मान लीजिए कि हमारे विद्यालयों में ऑनलाइन सेंटर निर्धारण की व्यवस्था नहीं थी, संगठन ने लड़ करके ऑनलाइन सेंटर का वो निर्धारण कराया, जिससे हमारे विद्यालयों को तमाम तरह की सुविधाएं होती थी। किसी का सेंटर बन जाता था, किसी का नहीं बनता था, ऑनलाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारे विद्यालयों से क्रीड़ा शुल्क की वसूली की जाती थी, 20,000 30,000 की संख्या में जो है हमारे विद्यालयों से लिया जाता था। उसको जो है हमारे संगठन ने ये लड़ करके 10 जुलाई 2015 को क्रीड़ा शुल्क का वो प्रस्ताव ले आया कि नहीं, इसको किसी भी विद्यालय, वित्तविहीन विद्यालय से क्रीड़ा शुल्क की जो है धनराशि नहीं वसूली जाएगी। इसके अलावा जो है हमारे शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन पंजीकरण की बात हो रही है। ऑनलाइन पंजीकरण जो है 30 अगस्त 2013 को जो है ये हमारे संगठन के प्रधान महासचिव जियारत हुसैन बनाम स्टेट का, उसके आधार पर जो है निर्णय लिया गया। तो आज हमारे प्रदेश में जो वित्तविहीन विद्यालयों के लिए, जो शिक्षकों के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वो संगठन के प्रयास से ही लिए गए हैं। आज हमारे संगठन के प्रधान महासचिव आदरणीय जियारत हुसैन जी के द्वारा वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सेवायुक्त, जो सुरक्षा युक्त सेवा नियमावली है, उसके लिए आज हाई कोर्ट के आदेश पर प्रयासरत है। उसके लिए सरकार ने हाई कमेटी जो है गठित की है और वह प्रस्तावित भी है, उस पर काम भी चल रहा है। शीघ्र ही जो है शिक्षकों के बीच वो सेवा नियमावली आने वाली भी है। तो उस पर हमारे संगठन के द्वारा कुछ आपत्तियां भी थी, उसको हमारे प्रधान महासचिव ने उसको खारिज कराया, उसको अपने तरफ से आपत्ति दाखिल किया। तो हम समझते हैं कि हमारे संगठन के द्वारा लगातार शिक्षक और विद्यालयों के लिए जो है यह प्रयास जारी है। पहले हमारे विद्यालयों से जो पंजीकरण शुल्क के रूप में बच्चों से जो है ये 50 रुपये जमा कराए जाते थे और 10 रुपये प्रधानाचार्य के पास वो वापस होने चाहिए, वो उनके स्टेशनरी या अन्य कार्यालय की सामग्री के लिए यूज के लिए वो दिया जाता था। वो पैसा आज तक वापस नहीं हो पाया। लेकिन पहली बार संगठन मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो आने वाला चुनाव है 2026 का विधान परिषद का, तो इसमें जो आपका संगठन है वित्तविहीन महासभा, इसकी अहम भूमिका क्या होगी, ज्वलंत मुद्दे क्या होंगे, इसके किस एजेंडा पर चुनाव लड़ेंगे, तैयारी करेंगे आप इसमें चुनाव लड़ने की? देखिए, हमारा संगठन तो चंदा और चुनाव से परहेज कर रहा है। हाँ। हमारा संगठन ये लगातार प्रयासरत है कि आने वाले 2026 के चुनाव में अधिक से अधिक शिक्षक मतदाता बने, और जब हमारा शिक्षक मतदाता बनकर के तैयार रहेगा तो हम सरकार के द्वारा या किसी पार्टी या संगठन से जो भी जिम्मेदार साथी हैं जो चुनाव में प्रतिभाग करेंगे, हम उनसे सवाल करेंगे। सरकार से मेरा पहला सवाल होगा कि हमारे मतदाता अधिक से अधिक संख्या में हैं, अगर सरकार हमारे शिक्षकों को मानदेय के लिए
अगर कोई निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार के साथ रहेंगे, मेरा पहला प्रयास होगा। अच्छा, लेकिन यदि सरकार ने उसमें किसी प्रकार की हिला हवाली की तो शिक्षक संघर्ष करते हुए वह अपने अधिकार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगा। ये वित्तहीन शिक्षक महासभा का निर्णय रहेगा और शिक्षक जो है हित इसमें सर्वोपरि है। और सबसे पहली प्राथमिकता इस संगठन की ये रहेगी कि हमारे शिक्षक साथियों को सुरक्षा युक्त सेवा नियमावली मिले और उनको कुशल श्रमिक के बराबर मानदेय प्राप्त हो, कोषागार से प्राप्त हो। उनको किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए कोई सरकार के द्वारा चिकित्सा कार्ड उनको उपलब्ध किया जाए, कैशलेस कार्ड उपलब्ध कराया जाए। ये इन सभी प्रमुखताओं को लेकर के पहला सवाल होगा उन सरकार के चुने हुए एमएलसीओं से या आए हुए उन सरकार के जो कैंडिडेट होंगे कि नहीं, आप अगर आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षकों के साथ न्याय करिए। अगर न्याय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक जो है पुनः संघर्ष करने के लिए तैयार होगा। आज हमारा शिक्षक जो है रोजी पाकर के रोटी के लिए मोहताज है। आज शिक्षकों की ये दशा हो गई है कि अगर ये शिक्षक किसी प्रकार से सेवारत रहते हुए भी अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। न ही उनका कोई विद्यालय में कोष है, न ही सरकार के पास कोष है, न ही जिला विद्यालय निरीक्षक के पास कोष है। आखिर ये लगता है कि यह शिक्षक जो है इस देश के नागरिक हैं भी कि नहीं है, या सिर्फ वोट के लिए ही इनको रखा गया है, या वोट बीत जाने के बाद इनके किसी भी समस्याओं पर विचार नहीं किया जाता है। आज हम सब जो है संगठन में रह करके इस पीड़ा को देख रहे हैं और इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी पदाधिकारी निश्चित रूप से अपने सभी तैयारियों के साथ अधिक से अधिक मतदाता बनाने के अभियान में लग गए हैं। और मैं शिक्षकों को अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी साथी मतदाता बनने से छूट न जाए। उसके लिए अपने जो भी प्रयास कर रहे हो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिले और अपने फॉर्म को प्रमाणित कराते हुए वह अपने निर्वाचन कार्यालय द्वारा जो भी पदाभिहित अधिकारी बनाए गए हैं ब्लॉक से लेकर के और जिले तक, वहां अपने आवेदन को जमा कराएं और मतदाता बने। मतदाता बन करके अगर आप तैयार हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार आपके साथ वार्ता करने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर मतदाता नहीं बन पाते हैं तो आने वाले कई वर्षों तक आप इसी तरह से संघर्ष करते रह जाएंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये प्रति विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह अपना मत जो है तत्काल कैसे बना ले। अंतिम तिथि 6 नवंबर जो है पहले चरण की मतदाता बनाने की प्रक्रिया है। उसमें मैं सभी शिक्षक साथियों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक मतदाता बनावें और जब आप मतदाता बना लेंगे तभी आपकी जो है सुनवाई होगी या कोई शिक्षक नेता आपके पास जाएगा, आपसे सवाल करेगा और आप उस नेता का चयन करिए जो आपकी आवाज़ को समझता हो, जो शिक्षकों की आवाज़ बनता हो, जो शिक्षकों के साथ संघर्ष में बना हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके एक और प्रश्न करेंगे जी। मेरा प्रश्न एक और मतलब है कि जैसे अभी आप कहे कि हम सरकार से पहले मांग कर रहे हैं कि हमारी मानदेय तय कर दी जाए। अगर मानदेय तय नहीं होता है हम लोगों की, हमारी जो मांग है अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हम मजबूती से उसका सामना करेंगे, कठोर कदम उठाएंगे। तो जो आपका संगठन है तो ये कौन सा किस प्रकार कदम उठाएगा, क्या सामना करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको फिर हराने के लिए या उनको सामना करने के लिए भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे? जिस प्रकार से पहले तो देखा गया समाजवादी पार्टी के सदस्य भी रहे हैं और फिर अभी इस्तीफा दे दिए हैं, तो फिर एक बार आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर आपका संगठन अलग से कुछ मोर्चा खोल करके लड़ाई लड़ेगा यहाँ पे? नहीं, हम समाजवादी पार्टी में क्यों जाएंगे। अभी समाजवादी पार्टी में 16 अक्टूबर 2022 को हमने प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दिया है। हमने इसलिए दिया है कि समाजवादी पार्टी में शिक्षक प्रकोष्ठ रहते हुए समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान एमएलसी हैं समाजवादी शिक्षक प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं कर पाते थे, न ही उनके किसी रिकमेंडेशन से किसी शिक्षक की समस्याओं को हल करा पाते थे। तो जहां पर पार्टी का शिक्षक प्रकोष्ठ ही कमजोर है और वह पार्टी जो है एक निर्दलीय संगठन के एक प्रदेश अध्यक्ष जो कि गैर पंजीकृत संगठन है, आज जो वर्तमान हमारे एमएलसी हैं वाराणसी के, वह माध्यमिक शिक्षक संघ जो वित्तहीन गुट चलाते हैं उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है और उसके संगठन के वो सबसे बड़े नेता हैं और शिक्षक प्रकोष्ठ का किसी भी पदाधिकारी का कोई निर्णय नहीं लिया गया
और सीधे सीधे जो है उनको पुनः एक बार समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया गया, जो एक तानाशाही रवैये के साथ अपने पदाधिकारियों से और शिक्षक प्रकोष्ठ से कोई तालमेल नहीं कर पाते थे। और लगातार उदासीनता के चलते हमने स्वयं जो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव पद से शिक्षक प्रकोष्ठ से हमने इस्तीफा दिया है। और मैं उसमें जाने के लिए क्यों तैयार हूँगा भाई? जहाँ कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ तानाशाही रवैया है, किसी छोटे कार्यकर्ता की लगातार उपेक्षा हो रही है, आप लगातार जो अपने सरकार के द्वारा जो तय निधियां हैं, जो एक एमएलसी की निधि होती है, उस निधि की एक रूपरेखा होती है कि नहीं उसके द्वारा किसी विद्यालयों में उनके भौतिक संसाधनों को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। इनके नाम का हमने देखा किसी जनपद में कोई नेम प्लेट नहीं लगा है जहां पर कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कराया। हमारे जिले के सम्मानित, हमने देखा है हमारे जिले के सम्मानित जो है स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह इस जिले से एमएलसी हुआ करते थे, 3 बार एमएलसी रहे। हम तो कई विद्यालयों पर जाते हैं, उनके द्वारा उस समय जो है पेयजल की व्यवस्था के रूप में इंडियन मार्क का हैंडपंप तो दिया जाता था, पानी की व्यवस्था तो मिल जाता था। लेकिन आज तो इनके द्वारा जो है एक सोलर लालटेन बांटी जा रही है, जिसकी प्रकाश की क्षमता ये है कि उसके अगर नीचे से कोई अगर जीव जंतु भी क्रॉस कर जाए तो दिखाई न दे। और फिर उससे शिक्षक और छात्र और विद्यालय को क्या लाभ हो सकता है भैया? आज शिक्षक हमारा मर रहा है, वित्तहीन शिक्षक को निश्चित रूप से उनको मानदेय की जरूरत है। आप मानदेय के लिए संघर्ष कर नहीं पाए और दोबारा सीधे 5 वर्ष के बाद तभी आए जब वोट बनाने की स्थिति आई। आज आकर के कार्यकर्ताओं को सहेज रहे हैं, वोट बनवा रहे हैं। पार्टी के बाद शिक्षक का वोट जो है ऐसे तो थोड़े हो जाएगा। हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं आज संगठन के प्रति समर्पित है, आज संगठन लड़ रहा है, संगठन के द्वारा सारे अधिकार दिलवाए जा रहे हैं। एक भी अधिकार अगर इन्होंने अपने लेटर पैड से माध्यमिक शिक्षक संघ और वित्तहीन गुट के द्वारा अगर एक भी शिक्षक हित में इन्होंने निर्णय लिया है, अगर वो मीडिया के सामने आकर के दिखाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जो है अपने शिक्षक राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वह एक भी आदेश जो है माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तहीन गुट के उस संगठन के माध्यम से कोई निर्णय नहीं करा पाए हैं। वो सारी बातें जो है एक तानाशाही रवैये से झूठी बोली जाती हैं। विद्यालय मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि सब मैंने किया है। भाई आप ही सबसे बड़े नेता हैं, शिक्षकों के भगवान हैं, तो क्यों नहीं आप सारे एमएलसीओं से बैठ करके जो है ये सरकार से तय करा लेते हैं कि भाई उनको मानदेय की व्यवस्था चालू कराई जाए। आज जो उनके सरकार में ही और उनके रहते प्रदेश नेतृत्व में आपने तय कराया कि नहीं जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है वो भविष्य में दृष्टांत नहीं मानी जाएगी। मैं तो इस चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, इससे बड़ा विधान परिषद में कौन सा पद होता है? आप कब किस क्षमता में रहेंगे कि इसको लागू करा पाएंगे कि यह भविष्य में दृष्टांत नहीं माना जाएगा? आपने तय कर लिया है कि ये नहीं माना जाएगा, तो आज तक चालू नहीं करा पाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनको भी वित्तहीन शिक्षकों ने वोट दिया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, उनको भी वित्तहीन शिक्षकों ने वोट दिया है। आज सदन में पार्टियों की तो बहुलता है और उसके बाद भी पार्टियां इसको कराने में सक्षम नहीं है। उनकी सरकारें रही हैं, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर ये हमारे संगठन के जो साथी जो सदन में रहा करते थे, इसके पहले अगर हम माध्यमिक शिक्षा का इतिहास देखें तो संगठन के बल पर शिक्षक साथियों ने लड़ करके 1978 में वेतन वितरण अधिनियम पास करा करके आज वेतन ले रहे हैं। तो संगठन की महानता थी। आज पुनः हमारे शिक्षक साथी संगठन की तरफ अपना आस लगाए बैठे हैं और संगठन चल रहा है। संगठन को मजबूत किया जाएगा, संगठन के माध्यम से शिक्षक हित का निर्णय लिया जाएगा। आज शिक्षक समस्याओं को पूरी तरह से हल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर कृष्ण मोहन यादव जी हैं, शिक्षक एमएलसी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। 2020 में प्रत्याशी थे, यहाँ से चुनाव हार गए। लाल बिहारी यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत गए और एक बार फिर से चुनाव अब काफी नजदीक है। तो धीरे धीरे माहौल गर्म हो रहा है, लोगों को बीच में वोटर बनाना और तमाम चीजें का इकट्ठा करना, फिर तमाम बड़े बड़े वादे करना एक बार फिर से शुरू हो गया है धीरे धीरे। लेकिन इनका बहुत बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव जी, उनपे कि उन्होंने जो वादा किया था एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और एमएलसी के साथ साथ वो नेता प्रतिपक्ष भी है। तो इससे बड़ा पद उनके लिए क्या हो सकता है? एक बड़े पद पे, एक बड़े ओहदे पे हैं, तो कम से कम उनको ये करवा देना चाहिए। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया है तो सिर्फ एक सोलर ऊर्जा, सोलर लाइट देने का काम किया है विद्यालयों पे।
जो मुझे भी लगता है कि सोलर लाइट का किसी विद्यालय में कोई यूज ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सोलर लाइट तभी जलेगी जब रात होगी, तो रात में यहाँ पे ना पढ़ाई होगी, ना शिक्षक रहेंगे, ना बच्चे रहेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और इनका अभी तक कुछ पता नहीं खोल पाया है कि चुनाव इस बार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इनका कहना है कि जो मेरा संगठन कहेगा, जो आदेश करेगा, मैं संगठन के साथ काम करूंगा। अभी समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, कुछ दिन पहले शिक्षक सभा के प्रदेश सचिव थे, जिसपे इस्तीफा दे दिए हैं पिछले महीने। अब देखना है कि आगे 2026 में क्या होता है, क्या रणनीति बनती है संगठन की, और इनकी जो मांग है सरकार पूरा करती है कि नहीं करती है। नहीं करती है तो कह रहे हैं कठोर कदम उठाएंगे। बाकी आप लोग क्या कहिएगा वीडियो देख करके? वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।